हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को इंटरनेशनल बिजनेस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने आया हूं। इसका फर्स्ट लेक्चर इसी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हमने बात की थी इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में और उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल के बारे में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इंटरनेशनल बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ग्रोथ होती है उसकी और उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एंड इट्स नेचर एंड कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम फटाफट कवर करेंगे, ब्रीफली कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, कोई भी डाउट हो आप चैनल में पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिफरेंस मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे इंटरनेशनल बिजनेस कोई भी फर्म कर सकती है, कोई भी कंपनी कर सकती है। तो पहला जो तरीका है वो एक्सपोर्टिंग का। एक्सपोर्टिंग बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसका मतलब हर किसी आदमी को पता है, किसी को भी पता होगा एक्सपोर्टिंग होता क्या है। जब कोई कंपनी अपना सामान दूसरे देश में बेचती है कस्टम पोर्ट का इस्तेमाल करके, उसे कहते हैं एक्सपोर्टिंग। समझ में आ रहा है। इसमें लिखा है जब फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ कस्टम पोर्ट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बोथ कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्टिंग। मतलब जब कोई कंपनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स करती है किसी एक जगह से दूसरी जगह में कस्टम पोर्ट का इस्तेमाल करके, और जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब जिस देश से सामान भेजा जा रहा है, और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जिस देश में सामान भेजा जा रहा है। एक तो कौन सी कंट्री सामान भेज रही है और दूसरा कौन सी कंट्री सामान रिसीव कर रही है। तो दोनों के दोनों कंट्रीज़ के रूल्स फॉलो करने होते हैं किसको, कंपनी को जो शिप के थ्रू सामान भेज रही है, उसे कहते हैं एक्सपोर्टिंग। पूरा का पूरा प्रोसीजर है ये। जिसमें इसमें एक और है कि एक्सपोर्टिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरी कंट्री को डायरेक्टली सामान भेजे, उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। मगर इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान भेजेगी और फिर वो दूसरी कंपनी किसी तीसरी कंपनी को सामान भेजेगी। तो फर्स्ट नंबर की कंपनी और थर्ड नंबर की कंपनी में ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले ने दूसरी वाले को सामान भेजा और दूसरी वाले ने तीसरी वाले को। सो ये कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। फर्स्ट वाले ने सामान जो भेजा वो तीसरे वाले को पहुँचा, तो ये एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कह रहा है डायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी मैंने बता दिया आपको। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में कि एक्सपोर्टिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, ये एक ईजीएस्ट वे होता है एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले अगर कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है कोई भी, तो ये सबसे इजी तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा ना ही फ्रेंचाइजिंग बनानी पड़ती है, ना ही लाइसेंसिंग बनानी पड़ती है, और ज़्यादा रूल्स का भी इसमें यूज़ नहीं होता। सिर्फ कस्टम ड्यूटी पे करते वक्त और सामान की चेकिंग कराते वक्त एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है कि कोई सामान जो भेज रहा है शिप, उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है कि ये सामान जो है इलीगल नहीं है, इलीगल सामान है। इसके इस तरह के कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब कह रहा है लेस इन्वॉल्व इन द सेंस दैट बिजनेस फर्म नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट मच इन द टाइम एंड मनी। अब इसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कोई कंपनी दूसरी कंट्री में सामान पैसा इन्वेस्ट करेगी और वहाँ पे फार्म बनाएगी, तो उसे ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। पहले तो कोई कंट्री में इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, और दूसरी बात बहुत टाइम भी लगेगा। 6 महीने, साल, 1 साल लग जाता है कोई इंडस्ट्री बनाने में, ज़्यादा ही लग जाता है। तो सबसे पहले टाइम लग गया और दूसरा पैसा बहुत लग गया। उसके बाद बिज़नेस चालू होगा और बाद में पता भी नहीं कि प्रॉफिट हो कि ना हो। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या है, सामान ले जाना है और उनको बेच देना है, जस्ट डायरेक्टली, बस ये इतना ही करना है। कोई दूसरी कंपनी को सामान बेच देना है, ये एक्सपोर्टिंग कहलाता है। अब ये कह रहा है एक्सपोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको शिप्स के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है होता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क होता है ना के बराबर होता है, ये कह रहा है। बस रिस्क इस चीज़ का होगा कि आप गुड्स ले गए और गुड्स ले जाने के टाइम पे वहाँ पे जो रिसीव करने वाली जो कंट्री है उसमें उन्होंने उनको इलीगल माल डिटेक्ट हो गया, इलीगल गुड्स डिटेक्ट हो गए, या उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले उस गुड्स के, सो वो जो गुड्स होगा वो जब्त कर लेंगे वो अपने पास, और उसको वापस नहीं करेंगे। इस चीज़ की थोड़ी बहुत हो सकता है डेंजर, मगर ये सब तभी होगा अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। मगर इस वजह से इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता।
ये एक एडवांटेजेस है एक्सपोर्टिंग का। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्टिंग के बारे में। इसका जो लिंक है इस नोट्स का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। सबसे पहले कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। पहला डिसएडवांटेज है एक्सपोर्टिंग जो है गुड्स का, उसमें एडिशनल पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल पैकेजिंग की मतलब अगर सामान को आप किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करोगे तो ऐसी तरीके की पैकेजिंग करनी होगी जिससे कि वो लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन तक सेफ रहे। अगर वो लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन तक रहेगा सामान, उसके अंदर प्रोडक्ट किसी पैकेट के अंदर रहेगा तो वो ख़राब ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो सेफली तरीके से किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए, उसके लिए एडिशनल पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग की। ठीक है, तो उसमें भी कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा। और दूसरा, एक्सपोर्टिंग में ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन लगता है और जिसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। अगर गुड्स को भेजते हैं शिप्स के थ्रू, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगता है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल लगता है जो शिप्स यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है इट रिक्वायर इवन इंश्योरेंस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विच इंक्रीजेज कॉस्ट। और गुड्स का इंश्योरेंस भी कराना होता है कई बार, कि अगर मान लो सामान ले जा रही है कोई कंपनी, कंपनी का जो शिप है वो सामान ले जा रहा है सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, मगर उस शिप का एक्सीडेंट हो गया तो सारा सामान डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो मेजर हैवी लॉस हो जाएगा। मगर उस लॉस को कंपनसेट कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस के बदले में उसको क्लेम देगी, एक अमाउंट देगी उस गुड्स का, जो कि अगर उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा होगा उसका प्रीमियम मंथली बेसिस पे या सालाना ईयरली बेसिस पे देते होंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी उस गुड्स का पैसा दे देगी। तो इंश्योरेंस कराने के लिए भी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है एक्सपोर्टिंग का। नेक्स्ट कह रहा है the huge taxes are implied at the port during unloaded in form of custom duty। काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है जो कोई शिप अनलोडिंग के टाइम पे दूसरी कंट्री में पहुंचता है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके सामान को। जब दूसरी कंट्री के पोर्ट पे वो रुकता है तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि प्रूफ करें कि ये गुड्स लीगल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट फ्यूजिबल ऑप्शन व्हेन इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन फ्यू कंट्री। अगर किसी देश ने, मैंने पहले ही बता रखा है, अगर किसी देश ने अपनी कंट्री के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जैसे हमारी कंट्री एक उसका एग्जांपल थी पहले 1991 से पहले हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट बना था। एक्सपोर्ट मना क्यों था? क्योंकि उसके ज़रिए हमारी जो कंट्री के अंदर के इंटरनल मैन्युफैक्चर हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर, उनको नुकसान हो जाता अगर फॉरेन कंपनी जाके हमारे यहाँ सेल करती और गुड्स प्रोडक्शन करती, जिससे क्या होता हमारी कंट्री को ही नुकसान होता। इसलिए हमारी कंट्री ग्लोबलाइज नहीं थी, मगर 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन चालू कर दिया गया। समझ में आ रहा है आपको? ये एक इसका एग्जाम्पल है। तो फीजिबल ऑप्शन नहीं है अगर कंट्री ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। अब बेसिकली इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट बिटवीन द लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द यूज ऑफ ब्रांड नेम, मार्केटिंग, कॉपीराइट, वर्क मेथड एक्सेट्रा बाय पेइंग अ लाइसेंसी फीस। लाइसेंसी का मतलब सिंपल ये होता है कि कोई कंपनी अगर मान लो दूसरी कंट्री के अंदर भी अपना सामान बेचना चाहती है अपने उसी ब्रांड नेम के साथ, और वो ये नहीं चाहती कि वो खुद जाके अपना सेटअप लगाए, वो ये नहीं चाहती कि वो खुद जाए और सेटअप लगाए, बल्कि कोई वहाँ का ही लोकल मैन्युफैक्चरर वहाँ पे सेटअप लगाए और उस सेटअप के बदले वो उसको जो है वहाँ पे सेल करे और जो प्रॉफिट अर्न होगा कंपनी को दे। मतलब यहाँ की डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंट्री के कोई लोकल मैन्युफैक्चरर को पकड़ेगी और उसको कहेगी कि तू हमारा ब्रांड नेम यूज़ कर, मगर वो लाइसेंस्ड ब्रांड नेम होगा, एक लीगल ब्रांड नेम यूज़ कर, उसके बदले में जो सेल होगी उसका प्रॉफिट का एक कमीशन हमारे को भी देना पड़ेगा। ये कहलाता है लाइसेंसिंग। इसका मतलब ये होता है जिसमें लाइसेंसर और लाइसेंसी क्या होता है, एक एग्रीमेंट करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या तो 10 साल या तो 5 साल, है ना, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें वो ब्रांड नेम यूज़ कर पाता है और कॉपीराइट यूज़ कर पाता है, जिसके बदले वो लाइसेंस फ़ी देता है। किसको? लाइसेंसर को। अब उसके कुछ एडवांटेजेस बता रखे हैं। रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर, लाइसेंसर। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है लाइसेंसर की। क्या लगती है? बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। मतलब लाइसेंसर ने क्या किया, सिर्फ अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद उसको कमीशन मिलता रहेगा लोकल मैन्युफैक्चरर के थ्रू। जो फॉरेन कंट्री के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरर ने अपनी फर्म लगा रखी है या कोई बिज़नेस सेटअप किया है उसी के नाम पे, सो उसका कुछ कमीशन वो
हमारी होम कंट्री में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बेचता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसका एग्जांपल मैकडोनल्ड्स भी है, जिसका एग्जांपल KFC भी है और बहुत सारे हैं। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको फ्यू आवर्स के अंदर दे दूंगा। ठीक है, कह रहे हैं लो फाइनेंशियल रिस्क फॉर लाइसेंसर को कोई फाइनेंशियल रिस्क का कोई खतरा ही नहीं होता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की होती है सारी की सारी वो लोकल मैन्युफैक्चरर ने की होती है फॉरेन कंट्री के। जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक कंट्री का जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, उसका कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में नहीं लगा होता, सिर्फ लोकल मैन्युफैक्चरर जो होता है ना दूसरे देश का, उसने लगाया होता है। नेक्स्ट कह रहा है रिस्क ऑफ फेलियर डज नॉट रेस्ट विद लाइसेंस। कोई फेलियर ऑफ रिस्क भी नहीं होता लाइसेंसी के साथ। ठीक है, ये क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसा डूबा है, मेरा थोड़ी ना डूबा है। इस वजह से यहाँ पे फेलियर ऑफ रिस्क भी नहीं होता। नेक्स्ट है लाइसेंसी हैज़ मोर नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट। अब लाइसेंसी जो होता है मतलब लाइसेंस लेने वाला, जो मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कंपनी को, लाइसेंसर को पैसा भेजेगा, एक कमीशन भेजेगा, वो उसको लोकल मार्केट की काफ़ी नॉलेज होती है, तभी तो वो अपनी कंपनी वहाँ चला रहा होता है। लोकल कंपनी वो फॉरेन कंट्री में कैसे चलाएगा, उसको काफ़ी नॉलेज होती है लोकल मार्केट की, ये किस प्रोडक्ट की कैसे ज़्यादा सेल होती है और कहाँ और कब ज़्यादा सेल होती है। तो इस वजह से उसको लोकल मार्केट की काफ़ी नॉलेज होती है, इस वजह से सेल ज़्यादा बढ़ेगी। ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। पहला है मार्केट अपॉर्चुनिटी आर रिड्यूस फॉर बोथ लाइसेंसी एंड लाइसेंसर। अब मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसे रिड्यूस हो जाती है लाइसेंसी और लाइसेंसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लाइसेंसी है, लाइसेंसर कौन है, जो कंपनी अपना ब्रांड नेम यूज़ करने दे रही है किसी दूसरी कंपनी को। ठीक है, अब उसका मार्केट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो उस जगह पे अपना बिज़नेस नहीं सेटअप कर सकती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बिज़नेस सेटअप है उसके लाइसेंसी के द्वारा, है ना। उसने जिसको लाइसेंस दे रखा है उसने बिज़नेस सेटअप कर रखा है, तो वहीं अपनी वो फार्म नहीं खोल सकती, क्योंकि दोनों का क्लैश हो जाएगा दोनों का। इस वजह से उसके कंज्यूमर उस एरिया के रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ ए लीगल हैसल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड लिटिगेशन इज़ वेरी हाई। कह रहा है अगर दोनों कंपनी के बीच में कोई अनबन हो गई, हैसल का मतलब बात बिगड़ जाना या अनबन हो जाना, तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन का मतलब भरपाई का जो पैसा होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों कंपनी आपस में भरपाई का पैसा जो मांगती हैं बहुत ज़्यादा मांगती है। लाइसेंसी कहेगा कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद भी मेरे को बहुत कम कमीशन बचता है, इस वजह से आप जो है मेरे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दोगे, मेरे को मेरे लॉस का रिकवर दोगे। या फिर लाइसेंसर भी कह सकता है कि तुम मेरा ब्रांड नेम और मेरा कॉपीराइट यूज़ कर रहे हो, उसके बदले में तुम मुझे जो है पैसा चुकाओगे। तो ये क्या है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट कैन बी लीक्ड आउट। अब जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है जो फॉरेन कंट्री के अंदर सेल कर रही है, क्या कर रही है, लाइसेंसिंग के थ्रू सेल कर रही है, खुद जाके नहीं कर रही, लाइसेंसिंग के थ्रू जो सेल कर रही है उसमें ट्रेड सीक्रेट आउट हो सकते हैं, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर को उसने तरीका बनाया होगा। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स ने अपनी फ्रेंचाइजी को, अपनी लाइसेंसिंग खोल रखी है, फ्रेंचाइजी खोल रखी है, तो उसने तरीका बताया होगा कि किस तरीके से बर्गर बनाना होगा। बर्गर बनाने का जो तरीका है वो जो लोकल मैन्युफैक्चरर वहाँ पे बना रहा होगा वो लीक कर सकता है किसी दूसरी कंपनी को, तो इससे डोमेस्टिक कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि अगर ट्रेड सीक्रेट लीक हो गया तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनी के जो राइवल्स हैं, कंपटीटर्स हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये कह रहा है सेल्स गुड्स और प्रोडक्ट आउटसाइड द चूजन टेरिटरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो दोनों कंपनी के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है फॉरेन कंट्री का और हमारी कंट्री का जो कंपनी है, हमारी कंट्री की जो कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी जो हमारी कंट्री की है, उन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को बेच सकता है, उसी प्रोडक्ट को उसी प्रोसीजर के साथ। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट में एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक की बाउंडेशन होगी कि इतने स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक आप अपना बिज़नेस नहीं खोल सकते, जो लाइसेंसिंग के नाम से आप बिज़नेस चला रहे हो उसी को यूज़ करोगे। मगर अगर एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो उसको तो ट्रेड सीक्रेट सारे के सारे पता हैं, तो वो वही यूज़ करके अपना बिज़नेस वहाँ पे खोल सकता है। तो ये
एक डिसएडवांटेज है लाइसेंसिंग का। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जल्दी से जल्दी कर दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग भी एक लाइसेंसिंग की ही तरह है, डिट्टो बिल्कुल सेम, थोड़ा सा ही इसमें अंतर होता है। हम बात करेंगे फ्रेंचाइजिंग की। तो फ्रेंचाइजिंग क्या है, जिसमें फ्रेंचाइज़र क्या करता है, कंट्रोल दे देता है फ्रेंचाइजी को। मतलब जैसे लाइसेंसिंग में लाइसेंसर और लाइसेंसी होता है, ऐसे ही फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी होता है, जिसमें फ्रेंचाइजी में फ्रेंचाइज़र जो है फ्रेंचाइजी को कंट्रोल दे देता है कि वो उसका ब्रांड नेम, उसकी गुडविल और उसका कॉपीराइट यूज़ कर सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये कह रहा है फ्रेंचाइज़र प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू द फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइज़र है ना, वो ये सर्विस देता है फ्रेंचाइजी को। कौन सी? पहला ट्रेडमार्क, दूसरा ऑपरेशन सिस्टम और तीसरा प्रोडक्ट और चौथा ब्रांड नेम। ये सारी की सारी चीज़ें लाइसेंस फ्रेंचाइजी यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस के दौरान। अब एडवांटेजेस क्या है फ्रेंचाइजिंग के? पहला, रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर की तरफ से बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उसको वहाँ जाके खुद सेटअप नहीं करना, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उसने पहले से ही सेटअप कर रखा होता है, तो जो खर्चा होगा उसी का होगा। हमारी डोमेस्टिक कंपनी का, डोमेस्टिक जो कंपनी है हमारे देश की ब्रांडेड कंपनी, उसका खर्चा नहीं होगा। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर। रिस्क जो है प्रोडक्ट फेलियर का वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फेल होगा तो उसका फेल होगा, तो इन्वेस्टमेंट का लॉस किसका होगा? उसका होगा, हमारा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ हमारा गुडविल का नुकसान हो सकता है, मगर जो लॉस है हुआ वो एडिशनल कोई लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सारा इन्वेस्टमेंट लोकल मैन्युफैक्चर कर लगा है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस बाय द ऑफ द फ्रेंचाइजी। कह रहा है फ्रेंचाइजी की मदद से एक एक्सपीरियंस भी मिलता है कि वहाँ लोकल सेल कैसी होती है। बाद में चाहे तो खुद अपना वो इंडस्ट्री लगा सेटअप कर सकता है, खुद अपना वो प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन फ्रेंचाइजी की मदद से वो क्या करेगा, एक लोकल मार्केट का एक एक्सपीरियंस ले लेगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंचाइजर गेट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट ऑफ होस्ट कंट्री। वही है कि मार्केट की जो होस्ट कंट्री है, जिस कंट्री के अंदर फ्रेंचाइजी दे रहा बना रखी है, उस कंट्री के अंदर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस कंट्री के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स की मार्केट होती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा। अब डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंचाइजिंग का? तो डिट्टो एग्जैक्टली वैसे ही डिसएडवांटेज है जो लाइसेंसिंग का होता है। फ्रेंचाइजिंग का डिसएडवांटेज जो पहला है वो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आर रिड्यूस्ड फॉर बोथ फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर। कह रहा है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर की वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजी अब उसी फ्रेंचाइज़र जो है उसी जगह पे अपनी दूसरी फर्म नहीं खोल सकता, क्योंकि वहाँ पे क्लैशेस हो जाएंगे, कंज्यूमर के क्लैशेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट लीक्ड आउट। जो फ्रेंचाइजी है वो ट्रेड सीक्रेट लीक कर सकती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइसेंस फ्रेंचाइजिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डोमेस्टिक फ्रेंचाइजिंग। अब हमारी कंट्री के अंदर जो फ्रेंचाइजिंग खुलेगी ना, उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कम पड़ेगी। मान लो कोई बिज़नेस फर्म है और वो स्टेट के अंदर ही बिज़नेस करती है, एग्जांपल वो राजस्थान के अंदर बिज़नेस करती है और वो सोच रही है कि मैं दिल्ली के अंदर भी बिज़नेस करूं या उत्तर प्रदेश के अंदर बिज़नेस करूं, लेकिन वहाँ पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट ना करूं, कोई दूसरा बंदा बिज़नेस खोले मेरे ही फर्म के नाम से और वो अपना पैसा लगाए, वो तो बस मेरा नाम यूज़ करे। तो ऐसे में क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट का तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर यहाँ पे जो लीगल प्रोसीजर है वो थोड़े कम होंगे। लेकिन वहीं अगर वो सोचे कोई इंडियन कंपनी सोचे मैं अमेरिका में इंटरनेशनल बिज़नेस करूँगी, फ्रेंचाइजिंग खोलूँगी अपनी, है ना, तो उससे क्या होगा, उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा नेसेसिटी होती है। नेक्स्ट है एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ पार्टी टू मेंटेन क्वालिटी। अब दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्वालिटी मेंटेन करके रखें। क्या करें? प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके रखें। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पार्टी के ऊपर, क्योंकि अगर फ्रेंचाइजी ने बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट बना दिए तो उससे क्या होगा, गुडविल रिड्यूस हो जाएगी, गुडविल घट जाएगी, लोगों का भरोसा कम हो जाएगा उस कंपनी के ऊपर, डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर, कि यार ये तो बेकार प्रोडक्ट बनाती है, इसकी फ्रेंचाइजी बेकार प्रोडक्ट बनाती है, ये भी बेकार अपना प्रोडक्ट बनाती होगी। नेक्स्ट है दोनों पार्टीज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर दोबारा से फ्रेंचाइज़र को ख़तरा है, क्योंकि वो ट्रेड सीक्रेट लीक कर देगा और उसके राइवल्स को प्रॉफिट हो जाएगा, उसका राइवल वो ट्रेड सीक्रेट यूज़ कर लेगा या उसका कॉम्पिटिटर यूज़ कर लेगा, तो यहाँ पे फ्रेंचाइज़र को ख़तरा होता है। अब फोर्थ नंबर का जो मोड है
फोर्थ नंबर का तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में आने का, वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में आने का। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाती हैं टू प्रोड्यूस आइटम एट कम्पिटिटिव प्राइस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिसमें क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कोई कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी का गुड्स प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर है, आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है, मतलब वो अपना ब्रांड नेम और अपना जितना भी कॉपीराइट है ना वो सारा तो यूज़ कराती हैं दूसरी कंपनी के थ्रू, मगर सेल जो होती हैं वो खुद ही करती हैं। आपको समझ में आ रहा है? लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन और गुड्स की सेल दोनों की दोनों लोकल मैन्युफैक्चरर करता था। कौन करता था? लोकल मैन्युफैक्चरर। फ्रेंचाइजिंग के अंदर और लाइसेंसिंग के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करेगा और गुड्स सेल करने का काम भी उसी का है। मगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन का काम होता है। ओनली प्रोडक्शन इज़ यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर का काम होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसका ब्रांड और उसका कॉपीराइट जो है उस प्रोडक्ट पे छाप देना, उस प्रोडक्ट पे लगा देना ब्रांड नेम या कॉपीराइट। उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो है उसी कंपनी को बेच देना, उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देना, जो फॉरेन कंपनी है ना उसको ट्रांसफ़र कर देना। उसके बाद उसको वो सेल करती रहेगी। मतलब यहाँ गुड्स किसने प्रोड्यूस किया? लोकल मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस किया और फॉरेन कंपनी जो है अपना ब्रांड नेम यूज़ करके उस प्रोडक्ट को खुद बेच रही है। यहाँ उसने खुद प्रोडक्शन नहीं किया, यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन किया। सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है सस्ते दामों पर। क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री की कंपनी अगर भारत देश में आएगी, फॉरेन कंट्री की कंपनी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और टैक्स पे करने की वजह से उसकी कॉस्ट जो होगी बढ़ जाएगी। उसी कॉस्ट को कम करने के लिए वो लोकल मैन्युफैक्चरर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि तुम गुड्स प्रोड्यूस करो, और हाँ क्वालिटी को मेंटेन रखना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है, जो क्वालिटी वो स्पेसिफिकली बताता है। कौन? फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट उनको बताता है किस क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसका एक एडवांटेजेस भी होता है, कह रहा है रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज होस्ट कंट्री कंपनीज प्रोड्यूस गुड। कह रहा है काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल किसको करनी होती है? डायरेक्टली कंपनी को करनी होती है, लोकल मैन्युफैक्चरर को नहीं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसिंग फर्म जो होगी, प्रोड्यूसिंग फंड मतलब फैक्ट्रीज़ वैक्ट्रीज़ यहाँ कुछ नहीं लगाई, उन्होंने बस अपनी दुकान लगाई है। माल बनता है क्या कहते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग हाउस में, और वहाँ से वो शिफ्ट कर दें सीधा क्या कहते हैं गोडाउन में या फिर शॉप्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री कैन ऑल्सो डेवलप एंड प्रॉस्पर। मतलब जो लोकल छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर होती हैं, फैलती हैं, बड़ी होती हैं, उनका प्रॉफिट अर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे उनको डायरेक्टली टर्नओवर मिल जाता है कि आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, उसके बदले में इतनी पेमेंट मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है? तो उनका प्रॉफिट भी होता है, उनकी ग्रोथ भी होती है, और वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका उनकी भी सैलरी मिलती है, उनकी भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है, ये एडवांटेजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। अब नेक्स्ट क्या है? क्या है? इंटरनेशनल कंपनी गेट एडवांटेज ऑफ लोकल लोकेशन ड्यू टू प्रोडक्शन इन होस्ट कंट्री। अब इंटरनेशनल कंपनी जो होती है उसके पास एडवांटेजेस भी होता है। क्या होता है? लोकेशन का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकली प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स, और जब लोकली प्रोड्यूस होगा तो उसकी कॉस्ट घट जाती है। सो होस्ट कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होते हैं किसको? इंटरनेशनल कंपनी को, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। ये इसके अंदर बता रहा है। नेक्स्ट अब बात कर रहा है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज है लोकल फर्म माइट नॉट फॉलो प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड विच लीड टू सीरियस प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स। मतलब लोकल फर्म्स जो होती हैं वो ऐसा हो सकता है कि वो
प्रोडक्शन डिज़ाइन को फॉलो ना करें, मतलब क्वालिटी को मेंटेन ना कर पाए। और जब क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूस गुड्स जो है सेल होंगे किसके द्वारा, इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा, तो उसके कस्टमर्स के अंदर लॉयल्टी घट जाएगी। वो कहेंगे कि ये बेकार गुड्स हमारे को दे दिए, बेकार प्रोडक्ट हमारे को दे दिए, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो एक गुडविल डिक्रीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट है, लोकल मैन्युफैक्चरर कुड इवन लूज हिज कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कह रहा है लोकल मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, उसको एक कठपुतली की तरह काम करना होता है फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनी के थ्रू। मतलब जो फॉरेन कंपनीज जो कह रही है ना, वही उसको एग्जैक्टली करना पड़ेगा। वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता छोटा मोटा। अगर वो चाहे कि मैं इस प्रोडक्ट में थोड़े इनोवेशन लाऊं, थोड़ी क्रिएटिविटी लाऊं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको वही डायरेक्टली ऑर्डर मारने पड़ेंगे, ऑर्डर्स वही मारने होंगे जो फॉरेन कंपनी कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्कोप डिक्रीज़ हो जाता है किसका, जो लोकल मैन्युफैक्चरर होता है उसका। नेक्स्ट है, लोकल फर्म गुड प्रोड्यूसिंग गुड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट फ्री टू सेल इट्स गुड एज पर इट विल बिकॉज दीज गुड्स आर सोल्ड टू इंटरनेशनल कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब इसमें कह रहा है कि लोकल फर्म जो है, मान लो उसने गुड्स प्रोड्यूस करे, मगर गुड्स प्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था किसी फॉरेन कंपनी के साथ कि ये जो स्पेसिफिकली गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए, इस प्राइस पे हम आपको बेचेंगे। और उसी दौरान जब वो गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद गुड्स उन्हीं प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई, तो उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरर को। क्योंकि अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरर उसी सामान को किसी हमारे देश की कंपनी को बेचता या किसी और कंपनी को बेचता, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। मगर अगर उसी गुड्स को उसे पहले से ही स्पेसिफिकली प्री डिटरमाइन प्राइस पे, पहले से ही तय की हुई प्राइसेस पे उसे दूसरी कंपनी को बेचना है, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, एग्रीमेंट वाली कंपनी के साथ बेचना होगा उसे। नेक्स्ट है, इफ़ लोकल मार्केट आर हायर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन इट कुड इवन लीड्स टू लोअर प्रॉफिट। अगर कह रहा है लोकल मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे, सो प्रॉफिट घट जाता है लोकल मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि अगर वो लोकल मार्केट में उसी सामान को बेचते तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टर्न की प्रोडक्ट क्या होता है, अब उसके बारे में हम बात करें।